वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाले चैप्टर में दो वीडियो कर लिए हैं, जिसमें एक वीडियो में तो हमने मैक्सवेल की स्क्रू लॉ और राइट हैंड रूल वगैरह के बारे में देखा था, और सेकंड वीडियो में हमने बायो-सावर्ट जी के नियम को स्टार्ट कर दिया था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी एक ऐसी तार जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास करंट बह रही है, उसके द्वारा यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो वो निकालना सीखे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए बायो-सावर्ट जी के जो नियम था, उस नियम का उपयोग करते हुए, मतलब हम बायो-सावर्ट जी के जो लॉ था ना, उस लॉ का यूज करते हुए आज हम कुछ और चीजें डिराइव करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल है मतलब एक गोलाकार में हमारे पास एक कॉइल है जिसमें करंट बह रही होगी, और उसके द्वारा मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वो जो कॉइल है वो ऐसी है, देखो ये है कॉइल और इसमें कोई करंट आई बह रही होगी। अब ये डायरेक्शन हमें नहीं बताया है, करंट के बहने की डायरेक्शन नहीं बताया है, तो मत मानो। अभी ये बोला है कि आपके पास एक कॉइल है, तो सबसे पहले जो जो सवाल में आपके बोलते जा रहा है आप वो मान लीजिए। आपको क्या बोला गया? आपको ये बोला गया कि आपके पास एक कॉइल है, एक आपके पास सर्कुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल से। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। टर्न्स को सोचो आप, देखो टर्न्स, जैसे मान लो चूड़ियां आपने देखी होंगी, जब कोई चूड़ियां पहनता है तो एक चूड़ी, फिर उसके बाद दूसरी चूड़ी, फिर उसके बाद तीसरी चूड़ी। और अगर आप कंगन की बात करें तो कंगन में क्या होता है, तीन तीन चूड़ियां मिक्सअप होती हैं। आप देखे होंगे फर्स्ट चूड़ी एंड सेकंड चूड़ी एंड थर्ड चूड़ी, तो तीन चूड़ियां कंबाइंस होती हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहां पे फॉलो हो रही है कि जो सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, एक गोलाकार में एक कॉइल है, उस कॉइल के ऊपर एक और परत है, एक और परत है, एक और परत है। इस प्रकार से करके हमारे पास कॉइल में कितनी परतें लगी हुई हैं? n टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं। और इन्हीं टर्न्स के कारण हमें यहाँ पे सेंटर पे C पॉइंट पर बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये r डिस्टेंस दूर मान लेते हैं। तो जो जो पहले आपने माना उसे लिखिए। इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? लेट अस कंसीडर, माना कि लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल कंसीडर कीजिए ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस क्या मान लीजिए आप? रेडियस r। आपने एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर किया जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या है? r है। हैविंग क्यों लिख रहा हूं देखना, बताता हूं अभी। हैविंग टर्न्स, हैविंग n टर्न्स, मतलब कि n टर्न्स है उसमें, यानी कि उसमें जो हमारी सर्कुलर कॉइल है तो उसमें एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से कितनी परतें हमने बना दी है? n परत है। समझ में आया बात? यहां तक क्या बोला हूं? एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट बह रही होगी, डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं किया हूं, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग दिशा में आएगा, घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। बताऊंगा वो आगे चल के। रेडियस क्या माना हूं उसकी बताओ। जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस कितनी मान के रखा हूं मैं? r माना हूं। ठीक है ना? यहां तक आई थिंक समझ में आ गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। तो देखो हमने बायो-सावर्ट जी में ये सीखा था कि जो हमारे पास ये वायर थी, इनफाइनाइट वायर, ये सॉरी बहुत लंबी वायर थी, छोटे पार्ट के द्वारा हमने क्या सीखा था कि इस पॉइंट पर छोटे पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालो। हमने बोला था कि पूरे के निकालने से अच्छा ये है कि आप छोटे किसी एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल एलिमेंट के द्वारा निकाल दीजिए। पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन के लिए यही तो करते हैं अपन। पूरी फिजिक्स में जब बहुत बड़े पार्ट का निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एक छोटे से टुकड़े का निकाल लेते हैं। जब एक छोटे से टुकड़े का आ जाता है तो फिर उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सेम यहां पे हमने यही किया कि इस छोटे से पार्ट को आप कंसीडर कर लीजिए। माना कि ये पार्ट जो है हमारा ए बी पार्ट है। लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, माना कि एक छोटा सा हमारे भाग है लंबाई का। कितनी लंबाई का? डेल्टा एल लेंथ का। कितनी लेंथ का? ऑफ, इधर लिख सकते हो, लेट कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल नेम्ड एज ए बी, जिसे हमने ए बी बोला है। ठीक है ना? डेल्टा एल है।
तो अगर ये स्मॉल एलिमेंट है तो ध्यान से देखना, इस एलिमेंट की जो लंबाई होगी ऐसे कुछ होगी। जैसे मान लो इस तार, जैसे हमारे पास एक जैसे अगर हम छोटे एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सर्कुलर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिल करके एक सर्कल बना हुआ है। अब जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ना, यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। ये अभी काम आएगा थीटा निकालने के। तो ये बताओ, इसमें हैविंग लिखता हूँ, हैविंग ही तो लिखा है ना। अब ये बताओ तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताना मेरे को, अगर जिस किसी ने भी बायो सावर्ट जी का पहला नियम यानी बायो सावर्ट लॉ देखा होगा, जो हमने लॉ सिखाया था आपको, उसमें फॉर्मूला यह आया था कि किसी भी एक छोटे एलिमेंट के द्वारा यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जिसको याद नहीं है ध्यान करो, रिमाइंड करो, अपनी कॉपी में देखो क्या फॉर्मूला आया था। डेल्टा बी इज इक्वल्स टू आया था आपके पास, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था, ये आपके पास फॉर्मूला आया था, बायो सावर्ट जी के नियम के अनुसार यही फॉर्मूला आया था। तो बायो सावर्ट जी ने तो ये बोला था ना कि छोटे से एलिमेंट के द्वारा जिसमें करंट बह रही है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आर दूरी पर वो ये होगी। तो सेम यहां पे भी तो यही कर रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट को तार मान लो, वायर मान लो, इस छोटे से एलिमेंट को वायर मान लो, इस वायर के इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही होगी, फिर अगला छोटा पार्ट, फिर अगला छोटा पार्ट, फिर अगला छोटा पार्ट, फिर अगला छोटा, इस प्रकार से सभी छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। यानी एक छोटे पार्ट के द्वारा निकाल लेते हैं सेंटर पर कितना आ रहा है, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सर्कल के द्वारा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारा अकॉर्डिंग टू, इधर लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ हमने ये सीखा था। डेल्टा ए की जगह आप डीबी भी लिख सकते हैं, चाहे तो डीबी लिख सकते हैं, या डीबी लिख दीजिए ज्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। डीबी में आपको समझ में आता है कि छोटे से पार्ट को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लंबाई है एल, लेकिन छोटा सा पार्ट के क्या बोलते हैं अपन, डीएल बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो छोटे से पार्ट के द्वारा है, हमें पूरे पार्ट के द्वारा निकालना है। ये हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास छोटे से पार्ट के द्वारा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आप लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वूल, मतलब कि वूल लेंथ, पूरे लेंथ के द्वारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो पूरे लेंथ के द्वारा निकालने के लिए हमने सीखा है इंटीग्रेट करना। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट इधर साइड भी करेंगे और इधर साइड भी करेंगे। समझ में आ रही है बात, ये मेरी आ रही होगी आई थिंक, किसी को तो समझ में आ रही होगी, कुछ तो कहो, किसी को तो आ रही है ना, कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब आकाश देखो नीचे दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेट कर दिया, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इंटीग्रेट कर दिया। तो अब ये डीबी का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी ध्यान से, जरा बोलो, जरा कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने सीखा था ना कि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी, यानी पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चीज इंटीग्रेशन में हमने ये भी सीखा है पहले, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको बाहर निकाल दो। तो इसमें म्यू नॉट आई, मान लो इसमें करंट आई बह रही है, तो म्यू नॉट आई और 4 पाई आर स्क्वायर, ये शब्द कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल दिया हमने। तो म्यू नॉट आई और 4 पाई आर स्क्वायर, इतना टर्म हमने कॉमन निकाल दिया। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, दिक्कत हो रही होगी किसी ने किसी को, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, लिख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या किया मैंने, नीचे साइड 2 dB था तो वहां से B बन गया, और वहां से हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर साइड बचा DL साइन थीटा। चलिए साइन थीटा की कहानी खत्म करते हैं यहाँ से। अब साइन थीटा की कहानी ऐसे खत्म करते हैं, जो हमारे पास ये साइन थीटा था वो एंगल किसके किसके बीच में था, ये ध्यान दो, किसके किसके बीच में था, DL वेक्टर, देखो DL वेक्टर है हमारे पास, और जो करंट बह रही है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो करंट की डायरेक्शन यदि ये वाली है, इधर साइड है, ऐसे बह रही है,
ऐसे करंट बह रही है, तो इस छोटे से एलिमेंट पर तो करंट ऐसे बह रही होगी। और आर वेक्टर यानी डीएल वेक्टर यानी सॉरी डीएल वेक्टर बोल रहा हूँ, सॉरी ये जो हमारे पास ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये किसके किसके बीच में एंगल होता है? दिस इज द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर बोल सकते हो, या फिर अपन बोल सकते हैं जो ये आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर को अपन ऐसे बोलेंगे कि सेंटर से जिस पॉइंट पर निकालना है, आपने ये याद किया होगा जब हमने ये निकाला था, इस वायर के द्वारा निकाला था, इस वायर के द्वारा निकालते समय तुमने क्या किया था, ये आर था, यहाँ पे इस पॉइंट पर मान लो पी पॉइंट पर निकालना है, तो ये आर था और ये थीटा था। तो किसके किसके बीच में एंगल था? वो थीटा एंगल किसके किसके बीच में था? एक आर वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर और ये जो करंट डीएल वेक्टर, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में ना एंगल है। बोलो कसम से, देखो किसी को समझ में आ रहा होगा, बायो सावर्ट जी के पहले नियम में हमने, बायो सावर्ट जी के जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो थीटा होता है ना, वो क्या होता है? इस आर वेक्टर और इस डीएल लेंथ के बीच का एंगल होता है। तो सेम यहाँ पे भी देखो, जो हमारे पास डीएल लेंथ है वो कैसी है? ऐसी है। आर वेक्टर जो है वो कैसा है? ऐसा है, यानी ये ऐसा है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। नहीं आ रहा समझ में? क्या आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल होता है? तो डीएल वेक्टर इसका ऐसा है और आर वेक्टर इसका निकलता हुआ पॉइंट आउट साइड है, बाहर निकलता हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू जानते हो तुम लोग 1 होती है। कुछ बच्चों को ध्यान से देखे रहना, तुम लोग गलती कर दो जल्दी जल्दी चक्कर में कि जो cos थीटा, cos 90 की वैल्यू बोल देते हो 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से 1 हो गया, तो इसको हटा दिया हमने। अब जब हटा दिया तो यहाँ से हमारे पास b बराबर क्या आ गया हमारे पास? बताओ जरा ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बचा dl। अब dl क्या है? dl जो होता है उसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी इस जो dl छोटा सा एलिमेंट था ना, उन सभी को जोड़ देंगे। तो जब जब छोटे छोटे dl लेंथ को जोड़ेंगे, जब हम सभी छोटी dl लेंथ को जोड़ेंगे तो वो सरकमफेरेंस आ जाएगा। क्या आएगा? सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा। तो जो पहले यहाँ पे चूंकि dl जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते होंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है, जिसकी रेडियस r होती है। लेकिन बच्चों एक चीज और आप ध्यान दो कि आंसर तो 2 पाई r होता है, लेकिन ये तब होता है जब सर्कल में एक ही टर्न होते हैं। यहां तो चूड़ी, जैसे चूड़ी में होता है ना, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे कंबाइंड है ना, उसके ओवरलैप करते हुए कितने हैं? n। तो इसकी जो सरकमफेरेंस जो dl हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा, वो n इंटू 2 पाई r हो जाएगा। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, कुछ लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू n होगा। कितना होगा बताओ जरा ध्यान से बताओ? 2 पाई r इंटू n, ठीक है ना। क्षेत्रफल नहीं है, सरकमफेरेंस अलग चीज होती है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दिए रहे ना, इट इज अ सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला 2 पाई r होता है, लेकिन n टर्न्स थे, इसलिए n इंटू 2 पाई r। पुट द वैल्यू दिस इन हियर, हमने पुट कर दिया, तो b बराबर हमारे पास क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू n इंटू 2 पाई r। यहां से पाई समाप्त हो गया, r से r समाप्त हो गया, एक r बचा रह गया, और 2 ये समाप्त हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो कितना आएगा हमारे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2 r इंटू n। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आंसर। तो अब देखो, अब मान लो कभी तुम्हारे में सवाल पूछ ले गलती से, तो इसको याद रखना है आपको, ये डेरिवेशन आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब कभी भी किसी भी सर्कुलर कॉइल के द्वारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r आएगा। क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। 5 बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 10 बोलेगा 10 से मल्टीप्लाई बाय। इसको याद कर लेना, जेईई मेंस में डायरेक्ट को सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो क्या आंसर याद करा तुम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के द्वारा सेंटर पर होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r इंटू n। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस सवाल में आपको एक और चीज मेंशन करनी है, नहीं दिया हुआ है मेंशन करने को, तो कोई बात नहीं, नोट में आप लिख सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो कैसी होगी? सेंटर पर, अंदर साइड होगी या बाहर साइड होगी? तो उसको निकालने का चलो आज मैं एक तरीका सिखाता हूं। कुछ नहीं करना है, करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को घुमाना। किस हैंड को घुमाना है? राइट हैंड को। कुछ लोग होते हैं ना जिनका लेफ्ट हैंड चलता है ना, वो अपने लेफ्ट हैंड को घुमाने लगते हैं। नाउ वी हैव टू मूव राइट हैंड, अपने हमें दाएं हाथ को घुमाना, सीधा हाथ। इसमें धागा पहनते हैं, धागा पहने रहना, पेपर में जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें धागा पहनते हैं,
धागा इसीलिए तो पहनते हैं, समझ में आया राइट हैंड कौन सा है, तो राइट हैंड। तो अब इस राइट हैंड में जैसे मान लो मैंने इधर साइड करंट बनाया, करंट की डायरेक्शन ये वाली बनाई, ये करंट की डायरेक्शन बनाई है। जब इस करंट की डायरेक्शन बनाया तो मैंने इसकी तरफ ऐसे अंगूठे अपने हैंड को कर्ल करने की कोशिश करी, तो मेरा अंगूठा किधर साइड आ रहा है, बाहर साइड आ रहा है, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है ना, आपकी तरफ। जब मैंने ऐसे घुमाया ऐसे तो अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड है, आउटवर्ड टू द पेपर। आप पेपर में क्या लिखेंगे, जब आप पेपर में लिख रहे होंगे, पेपर में यदि पूछेगा कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कांटा चल रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है, करंट इधर साइड बह रहा है, तो हमारे पास किधर साइड आता है, आउटवर्ड टू द पेपर, आउटवर्ड टू पेपर, पेपर के बाहर साइड आएगा, यानी बाहर साइड। किधर साइड आता है बताओ, बाहर आएगा। जब हमने क्या बोला, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा करंट, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किधर साइड आएगी, बाहर की तरफ आएगी। और अगर मान लो यही चीज क्लॉकवाइज में होती, बताना जरा ध्यान से, खुद सोचो, अब यदि यही चीज क्लॉकवाइज में होती, यानी घड़ी की दिशा में होती, ये जो करंट थी उस करंट को यदि ऐसे बह रही होती, तो हम अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाने की कोशिश करते, ऐसे घुमाने की कोशिश करते, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड आती, तो इसे अपन बोल देंगे इनटू द पेपर, इनटू दी पेपर, यानी पेपर के अंदर साइड आ रही है। इस चीज का, इस कंसेप्ट का जेईई मेंस में आपको बहुत ज्यादा उपयोग आता है, जेईई मेंस और नीट में, इस कंसेप्ट का, कि उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी एंगल वगैरह पूछता रहता है और भी बहुत सारी चीजें पूछता है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना बच्चों से आना चाहिए कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पर, वो अंदर साइड है या बाहर साइड है। तो कुछ नहीं करना है, करंट की दिशा में राइट हैंड को कर्ल करना है, जिधर साइड अंगूठा हमें डायरेक्शन बता देगा वही डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ द सर्कुलर कॉइल, जिसमें यंग टर्न्स थे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। थैंक यू लवर्स।